सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग 3%। ये कहानी है भविष्य की दुनिया की, जहाँ पर दिखाया जाता है कि दुनिया अब दो अलग अलग हिस्सों में बढ़ चुकी है। एक वो हिस्सा है जिसे ऑफशोर कहा जाता है, जहाँ के लोगों के पास सारी सहूलियतें हैं, वो जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। जबकि दूसरा हिस्सा बहुत गरीब है, जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, जिनके पास ना खाने के लिए भरपूर खाना है, ना ही कोई मेडिकल फैसिलिटी है, और उनकी ज़िंदगी में हर एक चीज़ का अभाव है। लेकिन झोपड़पट्टी में रहने वाले हर एक इंसान को मौका दिया जाता है कि वो ऑफशोर का हिस्सा बन जाए। इसीलिए जब झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग 20 साल के होते हैं तो उन्हें एक सिलेक्शन प्रोसीजर के थ्रू गुजरना पड़ता है, और ऑफशोर में रहने वाले लोग उनमें से 3% को चुनते हैं जो उनके साथ उनकी दुनिया में रह सकते हैं, जहां पर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और अब अनाउंसमेंट की जाती है कि 104th प्रोसीजर शुरू हो रहा है, यानी कि आज से पहले 103 प्रोसीजर हो चुके हैं। यही हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मिशेल है, और मिशेल ने भी इस टेस्ट के लिए, इस प्रोसीजर के लिए रजिस्टर किया था। इसीलिए 20 मिनट में उसे उस जगह पहुंचना है जहां पर ये प्रोसीजर शुरू होने वाला है। जितने भी लोग 20 साल के हैं, ये सब के सब उस जगह की तरफ निकल पड़ते हैं। यहाँ पर जितनों ने भी रजिस्टर किया होता है, उनके कान के पीछे एक डिवाइस होता है जिसमें लाल रंग की रोशनी होती है। दरअसल जब भी कोई इस टेस्ट के लिए, इस प्रोसीजर के लिए रजिस्टर करता है तो उसे ये डिवाइस दिया जाता है। ये एक तरह का एंट्री पास है। ये सब के सब उस जगह पहुंच जाते हैं। मिशेल की दोस्त भी उसके साथ होती है, जहां पर इनके सामने चीफ आता है। वो सबसे कहता है कि किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी, तुम में से 3% को चुना जाएगा। अपनी स्पीच खत्म होने के बाद चीफ यहाँ पर एक नई एम्प्लॉय से मिलता है, जो उसे बताती है कि मुझे यहाँ पर हेड्स ने भेजा है ताकि मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस चेक कर सकूँ। ये बात चीफ को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो अपने काम में किसी तरह की दखल अंदाजी नहीं चाहता, और वो इस बात का विरोध नहीं कर सकता क्योंकि हाई अथॉरिटीज़ यानी कि हेड्स ने उसे यहाँ पर भेजा है। और अब सबका इंटरव्यू शुरू हो जाता है। यहाँ पर वो लोग जो इंटरव्यू में फेल हो रहे होते हैं, उन्हें झोपड़पट्टी में, स्लम्स में वापस भेज दिया जाता है। हालांकि हर कोई ऑफशोर में जाना चाहता है ताकि एक बेहतर ज़िंदगी जी सके, लेकिन इस इंटरव्यू को, टेस्ट को पास करना इतना आसान नहीं है। वही मिशेल को दिखाया जाता है जिससे बहुत सारे पर्सनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मिशेल बताती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड था जो 1 साल पहले ही 20 साल का हो गया था। वो भी इस टेस्ट, इस इंटरव्यू के लिए आया था। वो लौट कर कभी वापस नहीं आया, जिसका मतलब ये है कि उसका सिलेक्शन हो गया था और वो ऑफशोर में चला गया। जो मिशेल का इंटरव्यू ले रहे होते हैं वो कहते हैं कि शायद उसकी मौत हो गई हो। हालांकि ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटीज़ भी हैं। और अब वो मिशेल से कहते हैं कि अपने गले का लॉकेट उतार कर यहाँ पर रख दो। ये वही लॉकेट होता है जो उसके बॉयफ्रेंड ने उसे दिया था। ये उसके पास उसकी आखिरी निशानी है, लेकिन उसके कहने पर वो अपने लॉकेट को निकाल कर वहाँ पर रख देती है, और अब मिशेल को चुन लिया जाता है। दरअसल ये उसका इमोशनल टेस्ट था। दूसरी तरफ हमें मार्को नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, क्योंकि उसकी फैमिली में आज तक हर किसी ने इस टेस्ट को पास किया है, और अपने कॉन्फिडेंस की वजह से वो भी फर्स्ट राउंड को क्लियर कर लेता है। वहीं एलेक्स नाम का एक दूसरा लड़का जो किसी भी कीमत पर ऑफशोर में जाना चाहता है, वो अपने बारे में लगातार बोलता ही चला जाता है। इसीलिए जो उसका इंटरव्यू ले रही होती है वो उसे रिजेक्ट कर देती है। एलेक्स कहता है कि सब का सब फेक है, हमारे सिलेक्शन का प्रोसीजर बहुत गलत है, लेकिन उसे यहाँ से निकाल दिया जाता है। यहाँ पर जितने भी लोग इंटरव्यू के लिए आए होते हैं उनमें सबसे स्मार्ट होती है जोएना, जो कि बहुत कम बोलती है, और उसकी स्मार्टनेस की वजह से उसे सेलेक्ट कर लिया जाता है। यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए थे वो सब के सब नॉर्मल थे, सिर्फ एक लड़के को छोड़कर जिसका नाम फर्नांडो है। वो फिजिकली चैलेंज्ड है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। उसके करेज को देखकर उसे भी सेलेक्ट कर लिया जाता है। अब यहाँ पर ऑफशोर के लोगों को पता चलता है कि रिबेलियस ग्रुप जो इन्हें नुकसान पहुँचाना चाहता है, जो उनका विरोधी है, उसने अपने एक आदमी को इनके यहाँ पर भेजा है, जिसे पकड़ लेते हैं और टॉर्चर करते हैं। जिसके बाद वो बताता है कि रिबेलियस ग्रुप का एक और आदमी यहाँ पर है, जो कि रिबेलियस ग्रुप को पूरी इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहा है। वही रिबेलियस ग्रुप को दिखाया जाता है जो किसी भी कीमत पर ऑफशोर को खत्म करना चाहता है, कि ये गरीबी और अमीरी के भेदभाव को हमेशा के लिए खत्म कर दे। वही हमें दिखाया जाता है कि जितने भी लोगों को चुना गया था उन सबको दूसरे राउंड के लिए एक दूसरे रूम में ले जाया जाता है,
जहाँ सबसे पहले उनकी उसी डिवाइस को स्कैन किया जाता है जो सबके कान के पीछे है। दरअसल ऑफशोर के लोग ये देखना चाहते हैं कि कहीं यहाँ पर कोई धोखे से तो नहीं आ गया। और अब जब सबका स्कैन हो रहा होता है तभी जोएना, जो कि सबसे स्मार्ट है, वो देखती है कि उसके आगे जो लड़का खड़ा है इसका नाम रफेल है। उसके कान के स्टिचेस बहुत अलग है। वो समझ जाती है कि ये यहाँ पर धोखे से आया है। उसके कान में कोई डिवाइस नहीं है, पर जब उसे टेस्ट किया जाता है, स्कैन किया जाता है, तो वो स्कैनिंग में पास हो जाता है, यानी कि उसके कान में डिवाइस है। और जोएना को उस पर शक है। इस बारे में जोएना किसी को नहीं बताती। इन सबको अब एक दूसरे कमरे में ले जाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं और इन्हें अब 10 मिनट में 9 क्यूब्स बनाने हैं। ये सब के सब अपना काम शुरू कर देते हैं और फर्नांडो, जो कि फिजिकली चैलेंज है, वो क्यूब तक नहीं पहुंच पा रहा होता, इसीलिए मिशेल उसकी मदद करती है। और अब टाइम खत्म होने वाला है। मिशेल के 8 ही क्यूब बने होते हैं, लेकिन फर्नांडो उसकी मदद करता है। वो उसके 8 क्यूब से एक बड़ा क्यूब बना देता है जो कि उसका लास्ट यानी कि 9वां क्यूब है। रफेल का भी 1 क्यूब कम होता है, लेकिन वो अपने साथ वाले पार्टिसिपेंट से 1 क्यूब चुरा लेता है। इस वजह से रफेल भी इस राउंड को, इस टेस्ट को पास कर लेता है, लेकिन सबको पता है कि उसने 1 क्यूब चोरी किया है, इसीलिए सब उसे क्रिटिसाइज करने लगते हैं, यहाँ तक कि उसे बहुत बुरी तरह से मारते भी हैं। लेकिन जल्दी सबको एहसास होता है कि उन्होंने गलत किया, इसीलिए सब उसे सिंपैथाइज करते हैं, सिर्फ जोएना को छोड़कर। जोएना कहती है कि तुम्हें मेरी साइड रहना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अथॉरिटी को बता दूंगी कि तुम यहाँ पर धोखे से आए हो। वहीं चीफ के पास वो नई एम्प्लॉय आती है जो यहाँ पर उसका काम चेक करने के लिए आई है। दरअसल वो उसके काम में किसी भी तरह की कमी ढूंढना चाहती है ताकि उसे चीफ की पोजीशन से निकाल दिया जाए और वो पोजीशन उसे खुद मिल जाए। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मिशेल और उसकी दोस्त के ऊपर ऑफशोर की एक एम्प्लॉय को शक हो जाता है। वो दोनों को अपने साथ ले जाती है और पूछती है कि तुम दोनों में से कौन है जो रिबेलियस ग्रुप के लिए काम करता है। अगर तुमने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया तो तुम दोनों को मार दिया जाएगा। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। मिशेल अपनी दोस्त से कहती है कि इससे पहले कि ये हमें मारे, हमें इसे मारना होगा। और जब वो एम्प्लॉय वापस आती है तो मिशेल की दोस्त उसके ऊपर हमला कर देती है, पर मिशेल उसके ऊपर हमला नहीं करती। दरअसल ये मिशेल का प्लान था। उसने अपने आप को बचाने के लिए अपनी दोस्त की कुर्बानी दे दी, क्योंकि मिशेल ही वो लड़की है जो कि रिबेलियस ग्रुप के लिए काम करती है। उसे लगता है कि अगर वो इस ऑर्गेनाइजेशन का खात्मा कर दे तो सब लोग एक समान ज़िंदगी जी सकते हैं। और 1 साल पहले उसका बॉयफ्रेंड इस ऑर्गेनाइजेशन में टेस्ट के लिए नहीं आया था, बल्कि उसका भाई आया था, जो कभी लौट कर वापस नहीं आया और किसी भी कीमत पर वो अपने भाई तक पहुंचना चाहती है। मिशेल की दोस्त को मार दिया जाता है। वहीं फर्नांडो को दिखाया जाता है जब उसका फिजिकल टेस्ट किया जाता है तो डॉक्टर उसके पैरों पर सुई चुभाती है और पहली बार उसे जिंदगी में दर्द का एहसास होता है। डॉक्टर उसे बताती है कि तुम्हारे पैर ठीक हो सकते हैं, अगर तुम ऑफशोर के लिए चुने गए तो वहाँ पर तुम्हारे पैरों का इलाज होगा, जिसके बाद तुम आराम से अपने पैरों पर चल सकोगे। और अब इन सबको फाइनल टेस्ट के लिए एक रूम में भेजा जाता है जहाँ पर 4 स्टैचूज होते हैं। इनमें एक नीले कपड़ों वाली स्टैचू होती है जिसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर इन्हें बताना है कि यहाँ पर इसके साथ क्या हुआ है। दरअसल सभी के चेहरे पर कोई ना कोई एक्सप्रेशन है और अब ये अपने अपने हिसाब से कहानियाँ बनाना शुरू करते हैं। फर्नांडो भी अपनी कहानी सुनाता है जो सबको सही लगती है, लेकिन यहाँ पर रफेल को उसकी कहानी पर विश्वास नहीं है। वो कहता है कि इस लेडी को सिल्वर से, मेटल से प्रॉब्लम है, इसीलिए इसने सिल्वर का, मेटल का कुछ नहीं पहना। इसके हाथ में जो रिंग है वो शीशे की है और इसकी जो ज्वेलरी है वो लकड़ी की है, जबकि बाकी लोगों ने मेटल की, सिल्वर की चीज़ें पहनी है। और जिस आदमी की तरफ ये देख रही है वो एक डॉक्टर है, वो उससे मदद मांग रही है। ये ड्रॉअर में देखते हैं जहाँ पर ह्यूमन बॉडी के डायग्राम्स होते हैं, जो इस बात का हिंट होता है कि वो सच में एक डॉक्टर है। लेकिन रफेल की कहानी के मुताबिक जो इस घर की, इस पार्टी की होस्ट है, उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन क्यों नहीं है और इस सवाल पर वो अटक जाता है। अभी जोएना, जो इस पूरी कहानी को बहुत ध्यान से सुन रही थी, सब कुछ ऑब्जर्व कर रही थी, वो कहती है कि होस्ट ब्लाइंड है क्योंकि उसकी साइड पर कोई भी लैंप नहीं है, क्योंकि उसे लैंप की रोशनी की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब ये दूसरे ड्रॉअर को चेक करते हैं जिसके अंदर इन्हें एक बुक मिलती है जो कि ब्लाइंड्स की बुक है। इससे साबित हो जाता है कि इनकी कहानी पूरी तरह से ठीक है। इस तरह से ये इस टेस्ट को पास कर लेते हैं और अब इन्हें अगले राउंड में भेजा जाता है जहाँ पर ये सब के सब एक कमरे में होते हैं। इन सबको कॉइन्स दिए जाते हैं।
ये 7 लोग होते हैं और कॉइन होते हैं 6, जिसका मतलब ये है कि इन 7 में से ये एक को एलिमिनेट करेंगे और इसका फैसला इन सभी को करना है। लेकिन वो एक कौन होगा किसी को कुछ समझ नहीं आता। राफेल कहता है कि मेरे पास कॉइन है, मैं बाहर जा सकता हूँ, लेकिन तभी वो लड़का जिसके पास कॉइन नहीं होता वो राफेल के ऊपर हमला कर देता है। ये आपस में लड़ने लगते हैं और अब ये सब तय करते हैं कि ये वोट करेंगे। अब के सब राफेल के खिलाफ ही वोट करते हैं, पर मिशेल जोआना के लिए वोट करती है क्योंकि वो जानती है कि वो बहुत कम बोलती है, उसका दिमाग बहुत तेज़ है और वो उसके आगे के मिशन के लिए खतरा बन सकती है। भी जोआना राफेल की तरफ देखती है, वो समझ जाता है कि अगर उसने उसे सपोर्ट नहीं किया तो वो उसकी सच्चाई सबको बता देगी। इसीलिए राफेल कहता है कि हमें फर्नांडो को निकालना चाहिए क्योंकि वो फिजिकली चैलेंज्ड है, वो चल नहीं सकता। फर्नांडो कहता है कि अगर मैं इस राउंड को जीता और ऑफशोर में गया, डॉक्टर ने कहा है कि मेरे पैरों का इलाज हो सकता है, मैं पूरी तरह से ठीक हो सकता हूँ। ये सातों के सातों कंफ्यूज्ड हैं, इसीलिए तय करते हैं कि सबको एक एक रिबन देंगे और जिसका रिबन सबसे छोटा होगा उसे निकाल दिया जाएगा। चीफ और नई एम्प्लॉय सब कुछ देख रहे होते हैं। तभी चीफ अपनी नई एम्प्लॉय से कहता है कि तुम इन सब पर नजर रखो, मैं अभी आता हूँ। नई एम्प्लॉय को चीफ के ऊपर शक होता है, इसीलिए वो कैमरा से उसे चेस करना शुरू कर देती है। वो देखती है कि चीफ इस फैसिलिटी से बाहर गया जहाँ पर उसने गंदे कपड़े पहने और अब वो उस तरफ जा रहा है जहाँ पर स्लम्स है, जहाँ पर गरीब तबके के लोग रहते हैं। वो लगातार कैमरा से उसे चेस कर रही होती है। तभी चीफ देखता है कि कैमरे हरे हो रहे हैं, यानी कि वो उस पर नजर रख रहे हैं। इसीलिए वो एक तरफ भागना शुरू कर देता और कुछ फ्रूट्स नीचे गिर जाते हैं। यहाँ पर जो नई एम्प्लॉय होती है उसका चेहरा ना दिखने की वजह से उसे एक्सपोज नहीं कर सकती, इसीलिए उसे चीफ को एक्सपोज करने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। वहीं वो सातों के सातों एक दूसरे को रिबन बांट देते हैं और देखते हैं कि जोआना के पास सबसे छोटा रिबन है, यानी कि वो इस गेम से बाहर हो चुकी है। और अब सब अपना अपना कॉइन लेकर एक एक करके रूम से बाहर निकल जाते हैं। और जब आखिरी लड़का बाहर निकलने के लिए अपना कॉइन देख रहा होता है तो उसके पास कॉइन नहीं होता। तभी जोआना वहाँ से निकल जाती है क्योंकि जोआना ने उसका कॉइन चुरा लिया था। वो लड़का बाहर निकलने की कोशिश करता है पर अंदर जो फैसिलिटी होती है उसे रोक लेती है, जिसका मतलब ये है कि वो एलिमिनेट हो चुका है। और इस तरह से जोआना भी ऑफशोर का पार्ट बन जाती है। ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई हो।